अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर का जो नेम है वही जाहिर क्या कर रहा है, बायो एनर्जेटिक्स। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर? 2 बायो और उसके बाद आगे है एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब क्या हो गया? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस चीज़ को स्टडी करना है? एनर्जेटिक क्या बता रहा है? एनर्जी के बारे में कि एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है जानदारों में, एनर्जी किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है। तो एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी के बारे में मुख्तलिफ हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी के बारे में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे जो है वो बात सारे करेंगे। अब एनर्जी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, कहाँ पड़ती है, कौन से ऑर्गेनेलिज है हमारे सेल्स में? चैप्टर 1 से हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेल का मेन जो एनर्जी पावर हाउस है, जो एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, वो कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है किसी भी सेल का पावर हाउस है। उसके बाद इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, मेन जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, और रेस्पिरेशन। ये 2 चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? सिर्फ प्लांट्स में, जबकि रेस्पिरेशन किस में होती है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों का खुराक बनाने का अमल, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और बदले में ग्लूकोज बना रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। ये ग्लूकोज जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो इस ग्लूकोज की क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। इस ग्लूकोज का टूटना और बदले में से क्या बनता है फिर? एनर्जी। किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। तो एटीपी की शक्ल में एंड पे एनर्जी का बनना, और फिर उस एटीपी को हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा बच जाए तो स्टोर भी करते हैं। इसका मतलब एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। तो एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं? हमने यहाँ पर बात की कि सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसेंसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसेंसिस के लिए भी हमने बात की हुई है कि कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं जो फोटोसेंसिस करवाती हैं, या जिनका मेन रोल है फोटोसेंसिस में, वो कौन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो मेन ऑर्गेनेलिज कौन सी आ जाती हैं? बायोएनर्जेटिक से रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 में एक बात की थी, सेल वर्क एज अ ओपन सिस्टम। सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा होता है। अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे जो सेल्स हैं उनमें से सब्सटेंसेस, अगर सेल है इसमें चीज़ें आ भी रही हैं, बाहर भी जा रही होती हैं। ज़रूरत के मुताबिक सेल के अंदर एंटर भी हो रही हैं और बाहर भी जा रही हैं। ये नहीं है कि अगर जो चीज़ें अंदर है वो सिर्फ अंदर रहेंगी और बाहर वाली चीज़ें सेल के अंदर नहीं जा सकती, या सेल से अंदर से बाहर नहीं जा सकती। तो सेल में कॉन्स्टेंटली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती रहती है, और इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस मूवमेंट के लिए भी। जब भी चीज़ों का आना जाना, आ भी रही हैं जा भी रही हैं, तो सेल क्या है? इसके लिए ओपन सिस्टम के तौर पर हमारे जो सेल्स हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कुछ यूज़ कर लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज हमने लिया, उस ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया किसकी मदद से? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या हुआ? ग्लूकोज जो हमारी फूड थी उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा, उसकी ब्रेकेज हुई किसकी मदद से? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन आकर जब इन बॉन्ड्स को तोड़ेगी तो असल में यहाँ से क्या रिलीज होगी? एनर्जी। किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल। और यहाँ हम क्या कहते हैं? एनर्जी की मेन कितनी फॉर्म्स हैं? एनर्जी की मेन कितनी फॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है? यहाँ तो हमारी एनर्जी जो मूवमेंट में यूज़ हो रही है, जिसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ
मोशन। दूसरे नंबर पर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कहते हैं? स्टोर्ड एनर्जी, जो हमारे पास स्टोर होती है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है असल में जो हमने फूड से हासिल की एटीपी की शक्ल में, उसमें से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। जो स्टोर कर ली एक्स्ट्रा थी वो स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। क्या ये एनर्जी सारी ज़िंदगी के लिए स्टोर रहती है? नो। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस पोटेंशियल एनर्जी को जब भी इस्तेमाल करना है तो वापस किस शक्ल में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। इसका मतलब एनर्जी अपनी शक्लें भी तब्दील करती है। तो बायोएनर्जेटिक्स किसकी स्टडी हो गई फिर? स्टडी ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी relationships, energy relationships and energy transformation। छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ, दो वर्ड है, एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? इसकी जब स्टडी करते हैं एनर्जी रिलेशनशिप क्या है, एनर्जी जब एक जानदार से या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल रही है तो इसको जब हम सारा स्टडी करते हैं इसको क्या कहेंगे? बायो एनर्जेटिक्स। हमने अभी तक क्या बात की बायो एनर्जेटिक्स में कि हमने इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी बनाने में मेन किरदार अदा करती है सेल के। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं? क्लोरोप्लास्ट है। जैसे हमारा जो सेल है वो ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है, उसमें सब्सटेंसेस आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं? यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी है जो हम एनर्जी ऑफ मोशन, जो मूवमेंट के लिए कोई भी काम करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने स्टोर कर ली पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने खाना खाया, उसमें से जितनी एनर्जी हमने काम के लिए इस्तेमाल की वो थी काइनेटिक एनर्जी। एक्स्ट्रा जो हमने स्टोर कर ली वो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम दोबारा बाइट से अगर नहीं फूड लेते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस शक्ल में आएगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में हम दोबारा से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसका मतलब एनर्जी हमारे अंदर आती रहती है, इस्तेमाल होती रहती है। हम दोबारा से फिर क्या लेते हैं? बाइट से फ्यूल। हमारा फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। जैसे मुख्तलिफ गाड़ियों को चलाने के लिए उनका फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो हमारा फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लेंगे और फिर इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो उसको ब्रेक करेगी इन बॉन्ड्स को। असल में एनर्जी किसके अंदर है? इन बॉन्ड्स के अंदर। और फिर यहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी एटीपी की शक्ल में। फिर उसको हम मुख्तलिफ कामों में काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में हमें यूज़ करना है तो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में बदलेगी, स्टोर करनी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आगे है नेक्स्ट पेज पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन क्या है पहले इनकी? ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या है? बुक में जो सिंपल सी डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसका उलट क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक ही बात हो जाएगी। और इसकी अगर डेफिनेशन ऑक्सीजन के लिहाज से करें तो वो क्या हो जाएगा? इसका उलट गेन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation, loss of oxygen is called reduction। ये इनकी छोटी छोटी सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मेन जो बुक में है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
इसका अगर उलट करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ये। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर होती है और इकट्ठे इनको क्या कहते हैं? जहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिडक्शन भी हो रही होती है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, इनको मिलाकर एक न्यू वर्ड बना देते हैं। रिडक्शन में से इतना और ऑक्सीडेशन में से, इनको मिलाकर क्या बनाया, RED, और इधर से OX लिया तो क्या बन गया, रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि वो कहाँ पर हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करेंगे, वो ग्लूकोज बनाने के लिए उन्होंने बाहर से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है यहाँ पर, रिडक्शन। असल में क्या है उनके पास, हाइड्रोजन। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। असल में इन्होंने क्या लिया, प्लांट्स ने हाइड्रोजन आयन गेन किया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। प्लांट्स ने रिडक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके, कार्बन और ऑक्सीजन पहले से मौजूद थे, हाइड्रोजन ली और क्या कर लिया, फूड स्टफ यानी ग्लूकोज बना ली। ये ग्लूकोज बन गई। कोई भी प्लांट है तो उसमें क्या होगी, हमें वो हमारे लिए फूड का काम करेगा। इस फूड को हमने जब लिया तो हमने क्या की, इस फूड को जब हमने लिया तो हमने इसकी क्या शुरू कर दी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमने क्या किया, जब भी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन आएगी, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, तो एंड पे क्या जनरेट होगी, ATP। ये बुक में पूरा बना, उसी को सिंपल करके बताया जा रहा है। पहले रिडक्शन हुई, प्लांट्स ने क्या की, फूड तैयार की यानी ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हमने अपने फूड के तौर पर लिया, अपने फ्यूल के तौर पर लिया और उसकी क्या शुरू कर दी, ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगी, ATP। इस दौरान कुछ हीट की शक्ल में एनर्जी यहाँ से रिलीज़ भी होगी। अब ये ATP हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। किसी चीज़ को बनाने के लिए, सेंसिस के लिए, कोई मेंटेनेंस वगैरह के लिए, या कोई और इसी तरह से मुख्तलिफ काम, हमारे अंदर ग्रोथ वगैरह हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए ATP की ज़रूरत है। जब भी इन कामों के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट की शक्ल में एनर्जी भी साथ साथ रिलीज़ होगी। तो क्या हमने देखा, प्लांट्स में रिडक्शन हुई, फूड बनी जिसको हमने इस्तेमाल किया, उसकी ऑक्सीडेशन हुई और हमने क्या बना लिया एंड पे, ATP। उन ATP को हमने आगे इस्तेमाल किया मूवमेंट के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए, और साथ साथ कुछ हीट एस्केप होती गई, रिलीज़ होती गई हीट की शक्ल में भी। तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम इकट्ठे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कहेंगे, सिंपल क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असल में क्या यहाँ से जा रहे हैं, जब हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है तो असल में क्या होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड में क्या है, इन दोनों को जो जोड़ के रखा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो असल में क्या रिलीज़ हो रही होती है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। एग्ज़ाम्पल में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से वो स्टेबल होते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ वो बहुत हैप्पी हैं। और जब भी स्टेबल होंगे इसका मतलब एनर्जी क्या है, उनके पास लो है। अब अगर इनको यहाँ से निकाल कर किसी ने कार्बन या हाइड्रोजन में इनको एंटर करवा दिया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकले, कार्बन और हाइड्रोजन के पास चले गए, लेकिन वहाँ जाकर ये क्या करेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ये वापस कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से किधर जाएं, ऑक्सीजन के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे तो क्या रिलीज़ होगी, यहाँ से एनर्जी।
तो इस तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या रिलीज़ हो रही होती है, एनर्जी। और वह एनर्जी हमारे अंदर किस शक्ल में बन रही है, ATP की शक्ल में। और ये ATP की सारी डिटेल भी हम अगला टॉपिक इससे बाद यही है कि ATP क्या है और इसके बारे में सारी डिटेल हम देखेंगे। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या देखा, बायोएनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जी की मेन फॉर्म्स देखी हैं। उसके बाद अगले पेज पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है और ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट सा डायग्राम बताई गई है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसका एक सारी जो एक फ्लो चार्ट की शक्ल में डायग्राम दिखाई गई है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है जिसमें मेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है जिसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही हो रही है, जिसको हम इकट्ठे कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रेडॉक्स रिएक्शंस। और साथ में हमने एंड पे क्या देखिए एग्जाम्पल।